Hello students, welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 2nd February 2022. And we were discussing union budget and this is part 2 of the same. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारे बाकी के टॉपिक्स बचे हुए हैं बजट डिस्कशन में उन्हें कंप्लीट करते हैं. So Union Budget 2022, it has proposed to establish Center for Processing Accelerated Corporate Exit. Well, अभी तक अगर देखें तो बहुत सारे IT बेस्ड सिस्टम बनाए गए ताकि जब न्यू कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन होती है उस प्रोसेस को एक्सलरेट किया जा सके. लेकिन अब एक ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है जो कि वो कंपनीज़ जो कि वॉलंटरी बेसिस पे वाइंड अप करना चाहती हैं, क्लोज़ करना चाहती हैं, तो आज के टाइम पे इस प्रोसेस को, एक कंपनी को क्लोज डाउन होने में, वाइंड अप होने में तकरीबन 2 साल लग जाते हैं. वेल, यूनियन बजट में सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट इसे प्रपोज किया गया है. तो बेसिकली ये जो टाइम पीरियड 2 इयर्स का है इसे रिड्यूस करके 6 मंथ्स तक लाने का टारगेट रखा गया है. इसके अलावा बजट के अंदर हमारा जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, जो कि मेनली जो कॉरपोरेट के अंदर जो डेटर्स हैं, जो इनके जो इश्यूज़ होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए बनाया जाता है. इसकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करने की बात की गई है कि जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है वो यहाँ पे फैसिलिटेट हो सके. हमने हमारी कल की वीडियो में भी, जब हमने इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया था, वहाँ पे भी हमने क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की बात की थी. इसके अलावा इस साल यूनियन बजट में AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स भी सेटअप किया गया. वेल, AVGC सेक्टर क्या है? दिस इंक्लूड्स एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर. तो ये जो एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट, गेमिंग और जो कॉमिक सेक्टर है, AVGC सेक्टर है, इट हैज़ इमेंस पोटेंशियल टू एम्प्लॉय यंग यूथ ओवर देयर. एंड ताकि इसका जो पोटेंशियल है वो फर्दर एनलीश हो सके, इसको लेकर यूनियन बजट के अंदर AVGC की प्रमोशन के लिए टास्क फोर्स सेटअप किया गया है. आगे बढ़ते हैं. टेलीकॉम सेक्टर को लेकर भी यूनियन बजट के अंदर मेंशन किया गया है. स्पेशली वी वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर 5G एंड इसके लिए एक डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, जो कि बेसिकली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होगी. एंड साथ ही में ये कहा गया कि 2022 में 5G का जो स्पेक्ट्रम है, 5G सर्विसेज की ऑक्शनिंग की जाएगी, जिसकी वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी 5G सर्विसेज को रोल आउट कर पाएंगे और ये सब मार्च 2023 से पहले होगा. वेल, 5G टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन एनेबल ग्रोथ इन द कंट्री एंड साथ ही में ये बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंडिया के लिए लेकर आएगा. एंड इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हमारा जो एम है वो यही है कि एक तो अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड हम अनेबल कर सकें और साथ ही में ये जो मोबाइल सर्विसेज हैं इनकी प्रोलिफरेशन बढ़ सके. ये जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ तक जो हमारी मोबाइल सर्विसेज हैं ये प्रोलिफरेट करें. इसके साथ एक और चीज़ भी मेंशन की गई है कि जितनी भी एनुअल कलेक्शन होगी उसका जो 5% है उसे USOF, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में डाला जाएगा. एंड ये बेसिकली कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसको लेकर प्रमोट करेगा. आगे बढ़ते हैं. तो हमारे बजट में एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी प्रोविज़न डाला गया एंड दिस बेसिकली रिलेट्स टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन लॉ. तो क्या किया गया कि जो इस वक्त जो एग्जिस्टिंग लॉ है जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को गवर्न करता है, इसे रिप्लेस किया जाएगा विद अ न्यू लेजिस्लेशन. और ये जो न्यू लेजिस्लेशन बनेगी इसके में जो स्टेट्स हैं वो भी पार्टनर्स बनेंगे इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब. तो बेसिकली जो प्रेजेंटली SEZ का जो एक्ट है वो 2006 में एनैक्ट किया गया था और इस पूरे SEZ का मेन एम ही यही है कि हम कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हब्स बना सकें और कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे बूस्ट कर सकें. लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो शीन थी वो बहुत जल्द लूज़ होनी शुरू हुई जब मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को इम्पोज किया गया और जो टैक्स इंसेंटिव्स थे जब इनको रिमूव किया गया, जिसे कहा जाता है सनसेट क्लॉज. इसके बाद हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे इन सब की जो शीन थी वो लूज़ होनी शुरू हुई.
तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली इनको एक तरह से फॉरेन एंटिटीज़ के जैसे ट्रीट किया जाता है, स्पेशली वी टॉक अबाउट द कस्टम्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने बार बार जो टैक्स बेनिफिट्स दिए गए थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, उसको वापस लेके आने की डिमांड उठाई थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एक बड़ा टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। फॉर फर्स्ट 5 years दे enjoy 100% exemption फ्रॉम टैक्सेस, और नेक्स्ट 5 years के लिए जो टैक्स है वो 50% पे रिड्यूस हो जाता है, एंड आफ्टर दैट जो 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट होता है उसे दिया जाता है। एंड इसके लिए जो न्यू लेजिस्लेशंस आए हैं उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि द स्टेट विल बिकम पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज। अलॉन्ग विद दिस वी वांट टू प्रमोट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ताकि कंट्री के अंदर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इम्प्रूव हो सके। आगे बढ़ते हैं और अब डिफेंस सेक्टर की जो आत्मनिर्भरता है उसे डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कैपिटल इस बार डिफेंस को दिया गया है उसका 68% रिजर्व किया जाएगा फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। तो हमारे कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से प्रोक्योरमेंट करने के लिए 68% कैपिटल को रिजर्व रखा जाएगा। इसी के साथ साथ जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसे हमारी इंडस्ट्रीज़, स्टार्टअप्स और जो एकेडेमिया है इसके लिए ओपन अप किया जाएगा। एंड 25% जो डिफेंस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट होता है उसे इसके लिए रिजर्व रखा जाएगा। एंड साथ ही में एक इंडिपेंडेंट नोडल अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाएगी फॉर मीटिंग वाइड रेंजिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। तो याद रखिएगा, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है, और डिफेंस के R&D को अब जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड प्राइवेट इंडस्ट्री को इनकरेज किया जा रहा है कि वो जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, इसकी जो डिज़ाइन और जो डेवलपमेंट है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। आफ्टर दैट कम्स सनराइज अपॉर्चुनिटीज़। वेल, गवर्नमेंट ने सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल सिस्टम्स, ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस इकोनॉमी, जिनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी, ऐसे जो टॉपिक्स हैं इनको हम कहते हैं सनराइज टॉपिक, जो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। इन सब की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है। सो द सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड प्रोविजंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। यूनियन बजट में इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारी वो पॉलिसीज़, हमारे वो मेजर्स जो कि एनर्जी ट्रांजिशन और हमारी जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट है उसके साथ इन लाइन होंगे, उन मेजर्स को कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग की। हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 19,500 करोड़ की एलोकेशन की है फॉर अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ताकि हमारा जो गोल है दैट 2030 तक हम 280 गीगावाट्स ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर जनरेट करें। इस गोल को मीट करने के लिए ये जो स्टेप है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सो गवर्नमेंट ने अपना प्लान अनाउंस किया जिसके तहत दे आर गोइंग टू इशू सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। बेसिकली ये पूरा का पूरा ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ अ मूव टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी। सो ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं दिस विल बेसिकली बी इशूड फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी तरफ रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए ये जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं इन्हें रिलीज़ किया जाएगा। एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ आवर इकोनॉमी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लीन एनर्जी। एंड ये देखते हुए कि ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड इसे बजट में डिस्कस किया गया, दिस इज़ अ वेरी रिमार्केबल स्टेप। अगर इसके अलावा और पैरामीटर्स देखें जो कि एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हमारी जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं दे हैव टू यूज़ 5 to 7% बायोमास पैलेट्स जो कि थर्मल पावर प्लांट में को फायर किए जाएंगे।
हमारी जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं वहाँ से स्टबल बर्निंग को रिड्यूस किया जाए, और एक पायलट प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा फॉर कोल गैसिफिकेशन, बेसिकली कन्वर्जन ऑफ कोल की गैसिफिकेशन करना या फिर इसको डिफरेंट केमिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना जिसे हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकें। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल फ्रंट को लेकर बजट के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं एक बार क्विकली उसको भी देख लेते हैं। इंडिया में डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस हो रहा है। बेसिकली दिस इज़ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी, जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च होगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी। ये जो डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इट विल यूज़ द ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज, एंड दिस विल बी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो डिजिटल करेंसी है, डेफिनेटली दिस विल बी मोर एफिशिएंट, एंड जो इसकी करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है ये कंपैरेटिवली काफ़ी चीपर भी होगा। इसके अलावा हमारे जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं इनकी टैक्सेशन के लिए भी स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो एनी इनकम जो कि इस ट्रांसफ़र से आती है यूजिंग दिस वर्चुअल डिजिटल एसेट, इसे टैक्स किया जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। तो बेसिकली 30% टैक्स ये जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं इनके ऊपर अब पे करना पड़ेगा। एंड ये डिसीजन तब लिया गया है बिकॉज़ जो वर्चुअल डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो वर्चुअल एसेट्स हैं, इनका जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था, जो मैग्नीट्यूड है, जो फ्रीक्वेंसी थी, एंड जिसके लिए एक टैक्स रिजीम होना बहुत ज़रूरी था। तो वो अब 30% टैक्स वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो हमारे हैं, यहाँ पे ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली हम क्रिप्टो करेंसीज बोलते थे, तो अब क्रिप्टो करेंसी नहीं है इंडिया के लिए, इट इज़ ट्रीटेड एज वर्चुअल डिजिटल एसेट, नॉट एज अ करेंसी। इसके बाद इंडिया के अंदर हमारा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है IFSC इन गुजरात, बेसिकली जो गिफ्ट सिटी है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसके अंदर IFSC को प्रमोट करने के लिए कुछ टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं, कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस दी गई हैं, जैसे कि इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम ऑफ शोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, अगर ऐसे केस में इनकम आ रही है देन देयर विल बी एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स। Income from over-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from a royalty or interest on account of the lease of ship। तो कुछ ऐसी कंडीशंस दी गई हैं जिसके अंदर IFSCs के अंदर जो टैक्स है उसे एग्जेम्प्ट किया गया है। हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि IFSC के अंदर वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया जाएगा, और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे विल ऑफर कोर्सेज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। डोमेस्टिक रेगुलेशंस उनके ऊपर नहीं लगेंगी, एंड इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, हमारी जो गिफ्ट सिटी है IFSC, यहाँ पे एक इंटरनेशनल आर्बिट्री सेंटर भी सेटअप किया जाएगा, सो दैट जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं उनको टाइमली वहाँ पे सेटल डाउन किया जा सके। एंड ऑल्सो यहाँ पे ग्लोबल जो हमारी कैपिटल है फॉर सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट फाइनेंस, इसको भी गिफ्ट सिटी के अंदर फैसिलिटेट किया जाएगा। ओवरऑल जो गिफ्ट सिटी का IFSC है, यहाँ पे हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको बूस्ट मिलेगा, डेवलपमेंट होगी और एक्सपेंशन भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज इतने सारे यहाँ पे बेनिफिट्स दिए गए हैं, टैक्स इंसेंटिव्स आ गए हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आएंगी, इंटरनेशनल आर्बिट्री सेंटर यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, एंड सस्टेनेबल और क्लाइमेट फाइनेंस भी यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, तो जो हमारी टैक्स रिजीम है इसका विजन यही है कि एक ट्रस्ट वर्दी टैक्स रिजीम सेटअप हो, एंड जो टैक्स सिस्टम है ये और फर्दर सिंप्लीफाई हो, और जो लिटिगेशंस हैं वो रिड्यूस हो। इसे लेकर एक न्यू अपडेटेड रिटर्न का प्रोविज़न आया है। दिस इज़ अ प्रोविज़न टू फाइल योर अपडेटेड रिटर्न। आपने सपोज़ पेमेंट कर दी है लेकिन आपने सपोज़ समथिंग मिस कर दिया, तो उसके लिए आप एडिशनल टैक्स पे कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज अपडेटेड रिटर्न। तो दिस विल बेसिकली हेल्प यू कि अगर आपने कोई इनकम थी जिसे मिस कर दिया, आप उसे दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, और ये आप 2 साल के बीच बीच में कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेशनल पेंशन स्कीम है, इसके अंदर भी पैरिटी इंट्रोड्यूस की जा रही है।
जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो एनपीएस अकाउंट है, इसकी जो टैक्स डिडक्शन लिमिट है इसे इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले ये 10% थी और अब इसे इंक्रीज़ करके 14% कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पहले भी 14% पे ही थे, बट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 10% टैक्स रिडक्शन करते थे, जिसे इंक्रीज़ करके 14% कर दिया गया है। इससे एक तो जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं दे विल कम एट पार, और साथ ही में हमारे जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो यहाँ से इंक्रीज़ होंगे। इसके अलावा एक कंसेशनल टैक्स रिजीम भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो हमारे न्यूली जो इनकॉर्पोरेटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको 15% टैक्स देना होगा, तो देयर इज़ अ कंसेशन इन दिस टैक्स रिजीम। इसके अलावा जो AOPs के ऊपर जो सरचार्ज था उसे कैप कर दिया गया है एट 15%. So this is basically done to reduce the disparity in surcharges between individual companies and AOPs. तो ये बेसिकली जो हमारी स्टार्टअप कम्युनिटी है उससे इसको यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। इसके बाद अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें, तो अगर जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें तो जो कट एंड पॉलिश डायमंड्स हैं उनकी जो कस्टम ड्यूटी है उसे रिड्यूस कर दिया गया है टू 5%, एंड जो सिंपली सॉन डायमंड्स हैं उनके ऊपर 0% आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। नाउ ये जो डिसीजन लिया गया है दिस इज़ टू बूस्ट द जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। अगर केमिकल्स की बात करें, सो देर आर सर्टन केमिकल्स लाइक मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, हैवी फीड स्टॉक्स फॉर पेट्रोलियम रिफाइनरी, इनको रिड्यूस कर दिया गया है। वेयर एज सोडियम साइनाइड के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लग रही है उसको इंक्रीज़ किया है। क्योंकि सोडियम साइनाइड के लिए वी हैव एडिक्वेट डोमेस्टिक कैपेसिटी, सो वी डोंट वांट कि हम इंपोर्ट करें सोडियम साइनाइड, इसीलिए इसकी जो कस्टम ड्यूटी है उसे इंक्रीज़ कर दिया है। सो दिस विल बेसिकली हेल्प टू इन्हांस द डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितना भी हमारा अनब्लेंडेड फ्यूल होगा इसके ऊपर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी ऑफ ₹2 पर लीटर, और ये 1 अक्टूबर 2022 से होगा। हमने हमारी रिसेंट वीडियोस में भी बात की थी कि वी वांट टू एनकरेज द ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल, इथेनॉल के साथ फ्यूल ब्लेंडेड हो, लेकिन अगर कोई ऐसा फ्यूल है जो कि अनब्लेंडेड है उस केस पे 1 अक्टूबर 2022 से एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगेगी ऑफ ₹2 पर लीटर। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो बजट के अंदर जो कस्टम ड्यूटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स पे लग रही थी, सर्टन इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वेरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर्स, जिसके अंदर हमारे वेरेबल डिवाइसेस आ जाते हैं, हेयरेबल डिवाइसेस आ जाते हैं, तो इनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी रेट्स लग रहे थे इनको कैलिब्रेट कर दिया गया है, और ऐसा इस तरह से रैशनलाइज किया गया है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे बूस्ट हो सके। इन गुड्स के साथ साथ जो मोबाइल फ़ोन चार्जर्स के जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, कैमरा लेंसेज हैं, और जो आइटम्स हैं जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को प्रमोट करेंगे, उसको यहाँ पे रैशनलाइज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दे यूज्ड टू पे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एंड ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का जो रेट था दैट वाज 18.5%। यूनियन बजट के अंदर ये जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है इसे स्लैश कर दिया गया है, एंड साथ ही में जो सरचार्जेस जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे करते थे उनको भी यहाँ पे स्लैश डाउन कर दिया गया है। ये जो मेजर लिया गया है दैट इज़ टू प्रोवाइड देम अ लेवल प्लेइंग विद अदर कंपनीज़। अगर हम बाकी कंपनीज़ की बात करें तो वो जो टैक्स था दे पे इट एट द रेट ऑफ 15%, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थे दे यूज्ड टू पे इट एट 18.5%। ना क्योंकि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को स्लैश डाउन कर दिया गया है, तो अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन चुकी है बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड कंपनीज़। एंड इसको लेकर इवन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये भी कहा कि दे विल इवन रिड्यूस इट डाउन टू 15%। जितना कंपनीज टैक्स पे कर रही हैं उतना ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी टैक्स पे करेंगे। ऑल्सो जो सरचार्जेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे करते थे वो एट प्रेजेंट 12% है, और इसे भी रिड्यूस करके 7% पे किया जाएगा। एंड इससे बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनकी इनकम एनहांस होगी, और इनके जो मेंबर्स हैं दे आर मोस्टली फ्रॉम रूरल एंड फार्मिंग कम्युनिटीज़, तो इसका जो बेनिफिट है वो वहाँ तक पहुँचेगा। नाउ अगर हम स्टार्टअप्स को लेकर जो टैक्स बेनिफिट दिया जाता है, टैक्स इंसेंटिव दिया जाता है, उसकी बात करते हैं,
तो फिलहाल तक क्या था कि मार्च 31 2022 तक जितने भी इस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप्स थे उनको टैक्स इंसेंटिव दिया गया फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। उनका जो फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उनके जो 3 ईयर्स होंगे उसके लिए उनको टैक्स बेनिफिट, टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा। स्टार्टअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो इस तरह का इकोसिस्टम बनाते हैं जिससे कि कंट्री के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, ओवरऑल टैक्स बेनिफिट होता है, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। तो अब इसको लेकर हमारा जो बजट है उसके अंदर एक प्रपोजल आया कि ये जो पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, पहले अभी ये मार्च 2022 तक था, इसको इंक्रीज़ करके मार्च 31 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बेसिकली नाउ दिस विल ऑफर दिस टैक्स इंसेंटिव टू मोर एंटरप्रेन्योर्स इन द कंट्री। एंड ये जो एक्सटेंशन दी गई है टैक्स बेनिफिट में, दिस विल फर्दर स्ट्रेंथन द बिजनेस इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री। as the startups are drivers of growth, और इस तरह से जब इस पुश मिलेगा इस सेक्टर को, एंड जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट मिलेगा, एंड देयरफॉर ये जो टैक्स हॉलिडे जो उनकी है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 1 और साल तक। एंड साथ ही में इस बजट के अंदर एक शिफ्ट देखने के लिए मिला है नैरेटिव्स में, स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स, एंड किस तरह उनके लिए कैपिटल को मोबिलाइज किया जा रहा है। और जो न्यू थीम्स हैं जैसे कि ड्रोन को यूज़ करना, फिनटेक को की बात हो, तो जो बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी है, तो बेसिकली हमारी जो सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे स्टार्टअप्स को पुश किया जा रहा है, एंड स्पेशली फॉर ड्रोन्स। आगे बढ़ते हैं। सो यूनियन बजट में इवन एक प्रपोजल आया है टू सेटअप एन एक्सपर्ट कमिटी विच विल एग्जामिन एंड सजेस्ट मेजर्स टू बूस्ट वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। कंट्री के अंदर जो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, इसको बूस्ट करने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। तो बेसिकली वेंचर कैपिटल और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर हम लास्ट ईयर देखें तो 5.5 लाख करोड़ इन्होंने हमारे इंडियन इकोनॉमी, हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें इन्फ्यूज़ किया था। तो ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये स्केल अप हो सके, तो ये जो पैनल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंट हमारे पास मल्टीपल एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन इससे सेटअप होगा। फॉर एग्जांपल आरबीआई, सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इन सब के बीच में इसको लेकर एक तालमेल बनेगा एक। एंड देयरफॉर ये जो प्रपोजल आया है टू सेट दिस एक्सपर्ट कमिटी, इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, एंड इससे इंडस्ट्रीज़ को, हमारा ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। इट विल ऑल्सो बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन आवर कंट्री। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो इंडस्ट्री इकोसिस्टम है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, कंट्री में ग्रीन व्हीकल्स की डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है दैट दे विल कम अप विद बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। बेसिकली इंटरऑपरेटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर एक बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी होनी चाहिए ना, क्योंकि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे स्पेस उतनी नहीं है, आप डिफरेंट एरियाज़ में चार्जिंग स्टेशंस बनाना मुश्किल है, तो इसको लेकर एक स्वैपिंग पॉलिसी होनी चाहिए। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बने वो इंटरऑपरेटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के बनने चाहिए कि इलेक्ट्रिक उस पर भी चल रहे हैं और फिर स्वैप भी कर सकते हैं। इससे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इनकरेज होगा। दे विल ऑल्सो डेवलप दिस सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, जिसे कहा जाता है बैटरी और एनर्जी एज अ सर्विस। एंड ओवरऑल हमारे कंट्री के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो इकोसिस्टम है इसकी एफिशिएंसी इस डिसीजन से इम्प्रूव होगी। ऑल्सो कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो यूज़ है वो इंक्रीज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे बजट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी फंड्स दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भूटान को हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा एलोकेशंस मिली हैं ऑफ 2266 करोड़, एंड इसके बाद म्यांमार विच इज़ करंटली गोइंग थ्रू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वहाँ पे सिविल वॉर जैसी कंडीशंस बन गई हैं, स्पेशली आफ्टर द मिलिट्री कू ऑफ फरवरी 2021। म्यांमार को भी 600 करोड़ दिए जाएंगे। एंड अलॉन्ग विद दिस अफ़गानिस्तान विच इज़ रूल्ड बाय तालिबान राइट नाउ, इंडिया की वहाँ पे कोई भी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भी नहीं है, बट स्टिल इंडिया विल गिव 200 करोड़ टू अफ़गानिस्तान। इंडिया ने ये असिस्टेंस अफ़गानिस्तान को दी है, ये मेनली एड ओरिएंटेड है और इसका जो मेजर फोकस रहने वाला है दैट इज़ ऑन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स।
हम लास्ट अगर कुछ महीने भी देखें तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कंसाइनमेंट्स अफ़गानिस्तान में भेजे हैं, विच इंक्लूडेड मेडिसिन और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफ़गानिस्तान के लिए भेजी है। वीट कंसाइनमेंट्स भी भेजी गई थी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मंगोलिया, जो कि चाइना का नेबरिंग कंट्री है, उसके लिए भी एलोकेशंस किए हैं। इट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 करोड़ टू 12 करोड़। 12 करोड़ की एलोकेशंस मंगोलिया के लिए दी गई है। हाईएस्ट हमारा जो एलोकेशंस जिसको मिलती है दैट इज़ भूटान, लेकिन भूटान के बाद आता है मॉरिशस, जिसे 900 करोड़ की एलोकेशन दी गई है एंड जिसका मेन एम है कि वहाँ पे न्यू एम्बेसीज हम खोल सकें, स्पेशली इन अफ्रीका, एंड जिसके लिए पूरे कॉन्टिनेंट के लिए भी 250 करोड़ दिए गए हैं। सिमिलरली बांग्लादेश, नेपाल, इनको भी फंड्स रिलीज़ किए गए हैं। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज हमने 2 पार्ट्स के अंदर हमारा जो यूनियन बजट है उसे डिस्कस किया। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो। ऑल्सो द्रोणाचार्य IAS इंस्टीट्यूट में किसी भी तरह की कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप आपकी स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट दिए गए हैं इस पे कॉल कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।